जैसे ही मैंने इस केस को टेकअप किया और ऐलान किया तो उसमें मेरे उन सब दोस्तों ने, जो ग्रुप थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके मना कर दिया था कि हमारा नाम आपने इस्तेमाल नहीं करना, हम आपके साथ नहीं हैं, हम जज के सामने नहीं खड़े हो सकते। और दूसरा, वैसे तो बड़े दिलेर है माशाल्लाह वो जो ग्रुप है, तो उन्होंने कहा जी हम जज के सामने नहीं खड़े हो सकते, लिहाजा वकालतनामे में भी हमारा नाम ना लिखना। तो मैंने वकालतनामे पे उनका किसी का नाम नहीं लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह अकेला खुद थ्रेट्स के बावजूद, धमकियों के बावजूद मैं इस्लामाबाद की सरज़मीन पे, वो मेरी सरज़मीन है, मुझे कोई नहीं वहाँ से रोक सकता। नहीं, इन्होंने स्टेटमेंट दी जी हम तो बच्ची को नौकरी पे नहीं रखा हुआ था, ये तो हमने वेलफेयर बच्ची के लिए रखा हुआ था। वेलफेयर के लिए? जी, तो जज साहब ने पूछा कि कौन सी वेलफेयर करते थे आप? हमारा मुआशरा जो बेरा रवि का शिकार है, जो 135वें नंबर पे है इंसाफ देने की लिस्ट में, तो हम पहले नंबर पर आ सकते हैं अगर इस तरह के शाइस्ता खान कुंडी जैसी जजेस अगर हमारे पाकिस्तान में हों तो इंसाफ का बोलबाला होगा। और रिजवाना जैसी बच्चियों के साथ वाक़यात कभी भी नहीं ऐसे होंगे। रिजवाना ने पिज़्ज़ा मांगा, डिमांड की, क्योंकि उसने अपने अल्फाज से बताया कि मुझे जब मार के फेंकते थे, मैं मार के गिरी होती थी वहाँ पे ज़मीन पे, तो वो मुझे दिखा के पिज़्ज़ा मंगवाते थे, मुझे दिखा के देखो केचप डाल रहे हैं, और खाते थे, खुशी से खाते थे। और वो बेचारी को रोटी भी नहीं मिलती थी। उसकी शक्ल देखें आप, बिल्कुल ढांचा बनी हुई है, पूरा जिस्म उसका सूजा हुआ है, ज़ख्मों से चूर है, हड्डियाँ उसकी टूट गई हुई हैं। पता नहीं, अल्लाह उसको बेहतर करेगा, बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में। भी रिसेंटली उसका जो है ना, ये पता चला शोल्डर की हड्डियाँ भी ब्रेक हुई हैं, फ्रैक्चर्ड हैं, और पसलियाँ भी उसकी फ्रैक्चर्ड हैं। तो ये पिज़्ज़े वाली बात जो है ना, ये अपना सोच समझ के बात करे कोई भी जिसने करनी है। मेरा पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। रिजवाना तशद्दुद केस में सोमिया आसिम हफीज़ की जानिब से, उनके वकला की जानिब से एप्लीकेशन दायर की जाती है ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी, जिस पे हमारे जो फैसल जज साहब हैं इन्होंने दलाइल दिए अदालत में क्या मामला पेश आया, और इनकी जो ज़मानत है वो फिर जो है वो ख़ारिज कर दी गई, इनको बेल नहीं मिली। इसी पे बात करेंगे फैसल जज साहब से कि क्या मामला पेश आया, क्या दलाइल दिए गए, किस तरह टेकअप किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। फैसल साहब, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दे रहा है, अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी मिलेगी। सोमिया रिजवाना जो है उसको इंसाफ मिलेगा और सोमिया जो है उसको सज़ा मिलेगी। अदालत में आप पेश हुए, इनकी जानिब से ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई, तो क्या मामला पेश आया, क्या दलाइल आपकी तरफ से दिए गए और क्या दलाइल उनकी तरफ से दिए गए, उनकी तरफ से जो सबूत हैं वो कौन से पेश किए गए, क्या मामला सारा पेश आया? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल से के ज़रिए बात करने का। कल हम जब पेश हुए जुडिशल कम्प्लेक्स में, इन्होंने ज़मानत के लिए उनके वकला पेश हुए। बाद अज़ गिरफ़्तारी की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो जज हैं शाइस्ता खान कुंडी साहिबा, उनकी अदालत में लगी थी। उसमें हम लोग पेश हुए तो उनके जो दलाइल थे उन वकला के, वो सिर्फ़ एक इल्ज़ामात और मुँह बोले वर्बल, मतलब ओरल उनकी सारी स्टेटमेंट्स थी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये शख्स नहीं है, वो नहीं है। अदालत ने बारहा उनको कहा कि आपके पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, वो लाइए। तो कहते थे वो तो हमारे पास नहीं है। फिर ये कहते थे वो चूँके चनाचे, उनका बस वही सिस्टम था। तो हमने जब दलाइल दिए, हमने उनके हर सवाल का जवाब दिया कोर्ट में। उनको कानूनी तौर पे जो एक जवाब बनता है और मुयस्सर हमने उसकी क्या कहते हैं केस लॉ जो जजमेंट्स होती हैं वो भी हमने कोर्ट को प्रोवाइड की। और हमने ये कहा कि बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है उसका कोई ना कोई ज़िम्मेदार तो है। और बच्ची की खुद स्टेटमेंट है कि ये सोमिया ने, मुझे जज साहिबा की जो बीवी हैं, उन्होंने मेरे पर तशद्दुद किया। अपनी वालदा, वो जज साहब भी मौजूद होते थे, उनके सामने भी होता था। जज साहब की वालदा भी मौजूद होती थी, उनके सामने भी तशद्दुद होता था। और इवन कि यहाँ तक पता चला गाने ऊंची करके तो पीछे दौड़ती थी मारती हुई, मतलब बच्ची आगे भागती थी और वो दौड़। और आखिर दिन तक ऐसी सिचुएशन थी कि उनकी टांगों की हड्डियाँ, हाथों की हड्डियाँ, ये सब फ्रैक्चर्ड हैं। कूले की हड्डी फ्रैक्चर, जहाँ फ्रैक्चर हुई है वहीं जम गई है, मतलब जहाँ जहाँ जो चीज़ फ्रैक्चर हुई वहीं जम गई है। अब वो दोबारा सर्जरी होगी पूरी। ये शोल्डर भी टूटा हुआ है, पसलियाँ भी टूटी हुई हैं, और पीछे से ऑपरेशन किया गया है, ज़ख़म साफ़ किया गया। ये रीढ़ की हड्डी से सारा मांस उतरा। पता चला जलते हुए गर्म चिमटे भी कमर पे लगाए जाते थे, इतना जुल्म किया। तो अदालत में जब हमने किया तो वो जो वकील थे वो खुद ही अपनी बातों में फंस गए थे। जो जज साहिबा बड़े अच्छे क्वेश्चन कर रही थी, वो जो बात करते थे जज साहिबा कहती थी कि आप मुझे ये बताएं कि क्या इसका है। फिर जो रेफरेंस वो अपने
कानून के मुताबिक दे रहे थे, तो जो शिकें वो बता रहे थे कवानीन की, तो उनके लास्ट में वो उन्हीं के ख़िलाफ़ जा रही थी। उन्होंने 2.5 घंटे की वीडियो कोर्ट में पेश की, वो हमारे हक़ में चलेगी, क्योंकि पहले जो वीडियो चल रही है वो तो उसके साथ मैच हो गई कि बच्ची को उठा के बस में डाला गया और वो सारी चीज़ें। तो बड़ा ही कल जज साहबा ने हमें जब सुना तो 2 बजे उन्होंने फ़ैसले का टाइम दे दिया। 12 बजे हुए थे, उन्होंने कहा जी 2 बजे हम फ़ैसला करेंगे। पहले फैसला महफूज कर लिया गया। जी, फ़ैसला महफूज हुआ। फिर 2 बजे जब फ़ैसला सुनाया गया तो बेल डिसमिस कर दी गई थी। उसके बाद ये हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे जज साहब जब हमारी बहस जवाब रिबटल में हमने सब कुछ बोल दिया था, तो फिर मैंने कुरान पाक की आयत है सूरह माइदा की, आयत नंबर 8, मैंने उसका तर्जमा जज साहबा को सुनाया और पूरी अदालत को मुखातिब होकर मैंने एक बात की, जो जज्बाती बातें होती हैं मैंने वो भी की अदालत में। तो मैंने ये कहा कि उस आयत का तर्जमा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसाफ़ करो और यही तकवे की एक बेहतरीन हालत है। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 8 का कुछ तर्जमा है, इस तरह से मुकम्मल नहीं, थोड़ा सा तर्जमा है। तो उसमें जब मैंने वो सुनाया तो जज साहबा भी एक दफ़ा ऐसे बैठ के सुनने लगी कि आयत सुनाई है। फिर उसके अलावा जो उनके वकला हैं उन्होंने जज साहबा को थोड़ा सा डराने की, मतलब धमकाने की कोशिश भी की कि जी वो सिविल जज की बीवी हैं, इस तरह है। तो फिर जज साहब ने कहा मैं किसी सिविल जज की बीवी का केस नहीं सुन रही, मैं एक मुलजिमा का केस सुन रही हूँ। तो ये अल्फाज कहना एक जज की तरफ से मैं कहता हूँ बहुत अच्छी अलामत है। हमारा मुआशरा जो बेरा रवी का शिकार है, जो 135वें नंबर पे है इंसाफ देने की लिस्ट में, तो हम पहले नंबर पर आ सकते हैं अगर इस तरह के शाइस्ता खान कुंडी जैसी जजेस अगर हमारे पाकिस्तान में हों तो इंसाफ का बोलबाला होगा और रिजवाना जैसी बच्चियों के साथ वाक़यात कभी भी नहीं ऐसे होंगे। जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से कुछ जो सबूत उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, क्या ये बात सच है? कोई सबूत है ही नहीं। देखें, एक बच्ची आपके घर में काम पे आई है, आपके घर से आपने रिसीव करवाई है, ख्वाह वो आपने अपने घर से करवाई है रिसीविंग या आपने अड्डे पे आके दी है और दे के आपने गाड़ी भगा दी है, बच्ची तो आपके घर रही है, 7 महीने आपके घर रही, सारी दुनिया जानती है। मैं कहता हूँ पुलिस रिपोर्ट्स, पुलिस के जो स्टेटमेंट्स हैं, नहीं इन्होंने स्टेटमेंट दी जी हम तो बच्ची को नौकरी पे नहीं रखा हुआ था, ये तो हमने वेलफेयर बच्ची के लिए रखा हुआ था। वेलफेयर के लिए? जी। तो जज साहब ने पूछा कि कौन सी वेलफेयर करते थे आप, मतलब जो हमारे क्वेश्चंस थे वो जज साहब खुद ही उन्होंने कर दिए कि कौन सी वेलफेयर थी, क्योंकि अदालत ने भी जानना होता है। तो उन्होंने कहा जी हम बच्ची को पढ़ाने के लिए, तालीम व तरबियत के लिए। तो उन्होंने कहा आप क्या तालीम तरबियत देते थे? तो उन्होंने कहा जी हम इनको कुरान पाक की तालीम। जैसा उनकी तो बड़ी अच्छी बात है कुरान पाक की तालीम। तो उसी वक्त फिर मैंने कोर्ट में वो एक स्टेटमेंट निकाली, इनके घर जो कारी पढ़ाने आते हैं, वो स्टेटमेंट आईओ ने ली थी, मैंने आईओ से ली, मैंने जज साहब के सामने रख दी। तो उस स्टेटमेंट में कारी साहब ने कहा कि मैं सिर्फ जज साहब के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं इस बच्ची को नहीं जानता। तो सारे प्रूफ उनके खिलाफ गए जो जो वो कोर्ट में बोल रहे थे। तो उनके पास कोई था ही नहीं, कोई रीज़न ही नहीं थी कि उसको किस वजह से, एक मुलजिमा को कैसे हम उसको जेल से रिहा करने का हुक्म दें, कैसे उसको ज़मानत दें। तो लिहाजा वो बेल खारिज हुई, सुरखरू हुए हम, अल्लाह का शुक्र है। अब नेक्स्ट जो है इसमें क्या पेशरफ्त होगी आगे? अब अगली पेशरफ्त यही है कि सज़ा होगी। फिर उसके बाद हम DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद है, उनसे भी हमारी मुलाकात थी। फिर जो JIT बनाई गई है, हुकूमत की तरफ से बनाई गई थी, उसमें IB और ISI के डायरेक्टर्स हैं और पुलिस ऑफिशल्स थे, हमारी उनसे मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। तो पूरा हमने केस को जांचा परखा, पूरा ईमानदारी के साथ सब लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इंसाफ होगा, इसको सज़ा लाजमी मिलेगी। नाज़रीन, आपने फैसल जट साहब की सारी गुफ्तगू सुनी कि अदालत में कल क्या मामला पेश आया। अपनी जो राय है, कीमती राय, उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फैसल जट साहब के लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि ये इतनी स्ट्रगल जो है वो कर रहे हैं इस बच्ची के लिए। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, इसमें ये है, सॉरी मैंने आपकी बात को इंटरप्ट कर दिया, कि लोग पूछ रहे थे कि यार आपका ग्रुप कहाँ है, आपका वो। तो मेरा ग्रुप इफ़ेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर था। जैसे ही मैंने इस केस को टेकअप किया और ऐलान किया तो उसमें मेरे उन सब दोस्तों ने, जो ग्रुप थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके मना कर दिया था कि हमारा नाम आपने इस्तेमाल नहीं करना, हम आपके साथ नहीं हैं, हम जज के सामने नहीं खड़े हो सकते। और दूसरा, वैसे तो बड़े दिलेर है माशाल्लाह वो जो ग्रुप है, तो उन्होंने कहा जी हम जज के सामने नहीं खड़े हो सकते, लिहाजा वकालतनामे में भी हमारा नाम ना लिखना। तो मैंने वकालतनामे पे उनका किसी का नाम नहीं लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह अकेला खुद थ्रेट्स के बावजूद, धमकियों के बावजूद मैं इस्लामाबाद की सरज़मीन पे, वो मेरी सरज़मीन है, मुझे कोई नहीं वहाँ से रोक सकता। कानून है, अदालत में पेश होना है, तो इंशाल्लाह रिजवाना के लिए पेश होंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मेरा काला कोट भी उतर जाएगा तो मैं रिजवाना के लिए मैं ये केस लड़ूंगा, बेशक मैं वकील ना भी रहा तब भी लड़ूंगा। पिज़्ज़े वाली जो बात है उसके बारे में बताएं, वो पिज़्ज़े की क्या कहानी है? देखें, ये जो टीवी पे चल रहा है ना कि जी वो रिजवाना को होश आया तो उसने कहा जी मैंने पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़े की डिमांड कर दी। और बड़े यहाँ पे हाई फाई लोग हैं जो बड़े काबिल वकील भी हैं, उन्होंने बड़ी कमेंट्स किए कि जनाब रिजवाना की वालदा को भी जेल होनी चाहिए, इसने 6 महीने क्यों भेजा। तो गुर्बत एक चीज़ है भाई, मुफलिसी ऐसी चीज़ है कि वो इंसान को कुफर तक भी ले आती है। वो गरीब है, उसने बच्ची को काम पे डाला,
चलो वो चली गई है, उसने नहीं पता किया क्योंकि किराया लगता है इतनी दूर आना जाना, गरीब आदमी सोचता है यार मैं कैसे आऊँ। रिजवाना ने पिज़्ज़ा मांगा, डिमांड की, क्योंकि उसने अपने अल्फाज से बताया कि मुझे जब मार के फेंकते थे, मैं मार के गिरी होती थी वहाँ पे ज़मीन पे, तो वो मुझे दिखा के पिज़्ज़ा मंगवाते थे, मुझे दिखा के देखो केचप डाल रहे हैं और खाते थे, खुशी से खाते थे। और वो बेचारी को रोटी भी नहीं मिलती थी। उसकी शक्ल देखें आप, बिल्कुल ढांचा बनी हुई है, पूरा जिस्म उसका सूजा हुआ है, ज़ख्मों से चूर है, हड्डियाँ उसकी टूट गई हुई हैं, पता नहीं अल्लाह उसको बेहतर करेगा, बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में। भी रिसेंटली उसका जो है ना ये पता चला है शोल्डर की हड्डियाँ भी ब्रेक हुई हैं, फ्रैक्चर्ड हैं और पसलियाँ भी उसकी फ्रैक्चर्ड हैं। तो ये पिज़्ज़े वाली बात जो है ना, ये अपना सोच समझ के बात करे कोई भी जिसने करनी है। मैं रिजवाना का वकील हूँ, अगर कोई भी उस पर बात करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। पाकिस्तान में जितनी भी लड़कियाँ लोगों के घरों में काम करती हैं, मैं उन सब का वकील हूँ, उन सब के मैं साथ खड़ा हूँ। जो जिसके साथ ज़्यादती करेगा, और मैं बाकायदा इसकी कंपेन भी लॉन्च कर रहा हूँ कि जो घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनके ऊपर जुल्म करना बंद किया जाए। नाजरीन, अपनी जो कीमती राय है और इनकी जो बहादुरी है उनके लिए नीचे कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।